नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 8 नवंबर 2020 तारीख है और कल यानी कि 9 नवंबर को आपका पेपर प्रस्तावित है, आरंभिक स्तर वाला और एक शैक्षिक प्रबंधन वाला। तो दोनों ही पेपर के हम सभी लघुत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में देखेंगे, अलग अलग करके। यानी कि आरंभिक स्तर वाले सभी इस वीडियो में देखेंगे और शैक्षिक प्रबंधन वाला जल्दी आपको देखने को वो भी मिल जाएगा, ताकि आप कल जब पेपर दें तो सभी लघुत्तरीय प्रश्न एक साथ आपके सब रिवाइज हो जाए। तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास। चलिए शुरू करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, एक चीज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कंप्लीट कोर्स हम एक वीडियो में ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मैं आपको साइड में आई बटन में भी वो लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप दे सकते हैं। और लगभग सभी सब्जेक्ट के करा चुके हैं, एक दो रह गए वो हम पेपर वाले दिन तक आपको करा देंगे। तो सबसे पहले आरंभिक स्तर पर पठन की जो है वो उपयोगिता। तो आप क्या कहेंगे? पठन से आशय है किसी वाक्य या शब्द को अर्थ, बोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना। मेन चीज क्या है? साथ में आप जो भाव है उसको ग्रहण भी करें। ऐसा ही नहीं कि केवल पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कक्षा में बच्चों को कार्ड पर बनी पत्ती जो है उनके चित्र अथवा श्याम पट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक पत्ती का चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, बच्चों ये क्या है अथवा किसका चित्र है। तो बच्चे का पत्ती से पूर्व परिचित हैं तो वे पत्ती के अर्थ ग्रहण करने के साथ ही पत्ती शब्द का उच्चारण करेंगे कि ये पत्ती है। तो यही बेसिक चीजें यहाँ पर समझाई गई हैं। एक यहाँ पर रमन बिहारी लाल जी के अनुसार लिखी भी गई है डेफिनेशन की, शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसका अर्थ या भाव को नहीं आप समझते हैं। तो उच्चारण और अर्थ का भाव भी तो समझना आवश्यक होता है। तो इन्हीं की डेफिनेशन रट लीजिएगा, बाकी और इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। महत्व की बात करें तो केवल हेडिंग रट लीजिए, अंदर का आप लिख सकते हैं। पठन के महत्व सबसे पहले है ज्ञान जो उपार्जन है उसका मुख्य साधन ज्ञान आपको होता है, किताबें वगैरह पढ़ते हैं। सामाजिक उपयोगिता होती है, समाचारों को जानने के लिए सहायक है, शिक्षा प्राप्ति में सहायक है, मनोरंजन में सहायक है, आलोचनात्मक दृष्टि के लिए सहायक है। ये सभी इसके पॉइंट हो जाएंगे। महत्व, फिर पठन का अर्थ और महत्व 2017 में पूछा गया था। तो पठन का अर्थ तो हमने देख लिया, महत्व यहाँ पर आप इस प्रकार पॉइंट वाइज कह सकते हैं कि जैसे कि अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए, वाचन की स्पष्टता और शब्द भंडार की वृद्धि के लिए, अर्थ और भाव ग्रहण के लिए, कल्पना और चिंतन शक्ति के विकास के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव के लिए, सभी क्या है? पठन के महत्व हैं। फिर बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी मूलध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। 2017 में आया था। अगला है लेखन अभिव्यक्ति के विकास के लिए निबंध लेखन महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो आप क्या कहेंगे? मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे और अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर लें। जैसे कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, तो वो स्थायी हो जाती है, तो वही लेखन अभिव्यक्ति के महत्व में आप लिख सकते हैं। लेखन से आप क्या समझते हैं इसकी उपयोगिता? तो लेखन हम जानते हैं कि जो आपके विचार हैं, भाव हैं, उनको जब आप लिखित रूप दे देते हैं तो उसे हम लेखन कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि लिखित अभिव्यक्ति के 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता। ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा और वीडियो को सभी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि सभी लोग जुड़ सकें और सभी लोग अपना फास्ट सभी लघुत्तरीय प्रश्न का रिवीजन कर सकें। और इसी प्रकार यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, गुड राइटिंग इज सिंपली मोर केयरफुली कंसिडर्ड स्पीच। लॉ बॉर्न जो है इनकी डेफिनेशन है, बाकी गांधी जी की भी डेफिनेशन है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। लेखन की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्र को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना आता है लिखने से, छात्र को विराम चिन्हों के यथोचित उपयोग का अभ्यास होता है, सुपाठ्य लेखन क्षमता का विकास होता है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होता है, विषयानुकूल शैली का उपयोग करने में उसकी क्षमता आती है, प्रसंगानुकूल आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास होता है, और इसी प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का भी अभ्यास होता है। फिर बात करते हैं लेखन के उद्देश्य। तो आप क्या कहेंगे? लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहले तो पठित सामग्री को अर्थ और अर्थ भाव के साथ समझने की योग्यता विकसित होती है बच्चे में। बच्चे की बातचीत को भाषाई कौशल अर्थात सुनना, बोलना, सिखाना इनके रूप में पहचाना जाता है। बच्चों में जो है समझ के साथ पढ़ने लिखने की दक्षता विकसित होती है। ये आपको पॉइंट ही याद रखने हैं, क्योंकि जब पेपर में लिखेंगे तो इसी पॉइंट वाइज आप इन पॉइंट को अदर पेपर में जो प्रश्न पूछे गए उनमें भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को पूर्णता से अंश की ओर सिखाने पर बल देना, बच्चों को भाषिक दक्षता को विकसित करने के लिए बातचीत, परिचर्या, संवाद वाचन, वाद विवाद, कविता पाठ आदि जो कार्यकलाप है उनको आयोजित करना। इसी प्रकार बच्चों की भाषा संबंधी जो समस्याएं हैं उनका चयन और निराकरण करना। इसी प्रकार विभिन्न आनंददायी गतिविधियों के द्वारा पठन और लेखन की कुशलता विकसित करना। इसी प्रकार कविता को उचित लय भाव के द्वारा पठन और लेखन की कुशलता। इसी प्रकार लेखन हेतु कुशलता विकसित करना, जैसे बैठने का ढंग है, आंखों से कागज की कितनी डिस्टेंस है, कलम पकड़ने की विधि है, ये भी तो सब आप सीखते हैं। बच्चों को आड़ी तिरछी जो रेखाएं हैं वो सीधी रेखाओं के अभ्यास द्वारा लिखने का तैयार करना, बेसिक चीजें लिख सकते हैं। अगला है पत्र लेखन। क्या है? एक प्रार्थना पत्र लिखकर इसकी उपयोगिता पूछी गई थी 2018 में। तो आप जानते हैं कि संचार के माध्यम के रूप में पत्र का आप यूज करते
करते हैं, प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखने को कहा गया है, इसको आप देख लीजिए। क्या सेवा में प्रधानाध्यापक नगरपालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय फिरोजाबाद, इस टाइप से है। महोदय करके आपका पूरा लिखा हुआ है। इस सविनय या सेवा में विनम्र निवेदन है, पीलिया रोग से ग्रस्त होने के कारण वार्षिक परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहा हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण था, इसके आधार पर मुझे प्रोन्नत करने की कृपा करें। और इस प्रकार पैराग्राफ चेंज करके इस टाइप से जरूर लिख दिया करिए कि डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, या मुझे कृपा करें, इस टाइप से होता है। आप देखते हैं आपका आगे का रिसेस्क नीलेश और इधर दिनांक। अगला पत्र लेखन की उपयोगिता, तो आप क्या कहेंगे, आधुनिक युग में दूर संचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में टेलीफोन और मोबाइल ने पत्र व्यवहार बहुत कम या नहीं के बराबर कर दिया है। तो इसमें उपयोगिता पूछी गई ना, तो आप लिख लेंगे फिर भी भाषा शैली हो गया, व्याकरण हो गया, इसका अनुमान लगता है, लिखित व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्तिगत सामाजिक औपचारिक पत्रों का ज्ञान होता है, इस टाइप से पॉइंट। महत्व के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ एक डेफिनेशन, जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के अंतराल को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। पत्र के 6 प्रकार होते हैं, ये आपको रटे होने चाहिए। पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र और सरकारी कार्यालयों के पत्र। फिर है वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, तो आप कहेंगे मन के भाव को, विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करना, और सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य आपके ये सभी होते हैं विधि सूचक वाक्य, जिनमें आप कहेंगे किसी बात के कहने या कार्य के होने का बोध होता है। निषेधवाचक वाक्य, जो कि आपका नकारात्मक होता है। आज्ञावाचक, आज्ञा से संबंधित, जाओ अपना काम करो, एग्जाम्पल देखते रहिए। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो। विस्मय सूचक, जिसमें किसी प्रकार का हर्ष, दुख, आश्चर्य, इन सब का बोध हो। तो ये सभी किसके आधार पर हैं आपके, वैसे यहाँ पर अर्थ के आधार पर 5 ही लिखे हैं, गलत लिखे हैं। क्यों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं आपके। कौन कौन से, एक विधिवाचक है जिसको हम विधान वाचक भी कहते हैं, निषेधवाचक हो गया, फिर आज्ञावाचक हो गया, फिर प्रश्नवाचक हो गया, फिर विस्मयवाचक हो गया। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे इच्छावाचक आपका होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। एक इच्छावाचक होता है, एक संदेहवाचक होता है, और एक आपका संकेतवाचक होता है। 5 ये 6 7 8 टोटल 8 होते हैं जब बात की जाती है अर्थ के आधार पर। इच्छावाचक में आप कहेंगे कि इच्छा प्रकट हो, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारा भला करे। इसी प्रकार संदेहवाचक में किसी प्रकार की संभावना हो जाए, जैसे कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। इसी प्रकार जो आपका संकेतवाचक है, इसमें क्या होता है, कोई शर्त संकेत का बोध होता है कि अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। तो ये आपके 8 होते हैं, याद रखिएगा। अगला है आरंभिक भाषा का असल कौन कौन से हैं, और मॉन्टेसरी विधि तथा चित्र विधि का वर्णन कीजिए, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था। तो मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है, और जब उनकी उंगलियां सद जाती हैं तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। तब उन्हें कटे अक्षरों के बीच पेंसिल चलाकर अक्षर चल लिखना सिखाया जाता है, और नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर वर्ण बन जाएंगे। ये तो आपने किया भी होगा, आप तिरछा करके पेंसिल इस टाइप से करते हैं, और वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन का अभ्यास भी बालक को ही जाएगा। चित्र विधि की बात करें तो इसमें चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है, जैसे कि सा, मा, ता, गा, ना वर्ण से सवार, सा से सवार, मा से मछली, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। फिर व्यंजनों की परिभाषा देते हुए इनके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, तो व्यंजन वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली स्वर तंत्र या मुख मार्ग से कहीं पूर्णता रोकी जाती है या अत्यंत संकुचित भाग से निकलती है। बहुत ही टफ डेफिनेशन लिखिए, आप अपने आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से 2 आधार पर बांटा गया है, एक उच्चारण स्थान, एक प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु किसी न किसी मुख अवयव से टकराती है। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, वर्ष, ओष्ठ, दंतोष्ठ। यहाँ पर दंतोष्ठ बहुत पूछा जाता है, वा और फा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। फिर बात करते हैं हमारा छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटि निवारण के उपाय। तो वर्तनी जो अशुद्धियां, उसको कैसे आप उपाय दूर करेंगे, कक्षा में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें, अशुद्ध शब्दों को अनेक बार लिखवा कर अभ्यास करें, समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर को समझें, श्याम पट पर लिखकर सुधार करें, श्रुत लेख लिखवाएं। ये सभी प्रश्न आपका 2019 में आया था, वर्तनी संबंधी त्रुटि के उपाय। फिर लेखन के अंतर्गत किस प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली अशुद्धि होती है रेफ या रकार की। इसमें क्या होता है, आप कहेंगे रेफ या रकार की मात्रा का सही ज्ञान नहीं होता, जिसमें लिखते समय त्रुटि करते हैं। भाषा जो शिक्षक है उसका कर्तव्य है वो समुचित ज्ञान दे। होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे कि विद्यार्थी जो कर्म है इसको करम लिख देता है, ये आपकी रेफ या रकार संबंधी अशुद्धि होगी। कृपा को कृपा लिख देता है। फिर है सिरोरेखा का अशुद्ध उपयोग, जो ऊपर लाइन खींची जाती है उसमें ही आप कहेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है छात्र घा को धा
और धा को घा, भा को माँ, इस टाइप से लिख बैठता है। फिर अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष में आप क्या कहेंगे? देवनागरी लिपि में लिखते समय अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष उत्पन्न होते हैं। इसका रीजन होता है कि भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को समुचित जानकारी नहीं दे पाता है। आपका चंद्रबिंदु की जगह बिंदु लगा देता है और बिंदु की जगह चंद्रबिंदु। बिंदु जो होता है वो आपका अनुनासिक होता है और चंद्रबिंदु आपका अनुस्वार होता है। फिर आपका कहेंगे मात्रा संबंधी अशुद्धियां, तो मात्रा गलत लगा देता है। फिर है वर्णों का लोप, तो वर्ण बीच में खा जाता है, जैसे कि ये या बदल देता है, जैसे विशेष को विशेष लिखा हुआ है। फिर है संयुक्त वर्ण संबंधी दोष, तो आपका छत्रज्ञा इस प्रकार से होते हैं संयुक्त वर्ण, इनके दोष देखने को मिलते हैं। फिर एक वचन से बहुवचन संबंधी अशुद्धियों में आप क्या कहेंगे कि छोटे बच्चे अज्ञानता के कारण दवाई से दवाइयाँ, मिठाई से मिठाइयाँ बनाना, इस प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं। नारी से नारियाँ। फिर छा को छा लिखते हैं, यह अशुद्धि है। शा 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 की अशुद्धियाँ करते हैं। इसी प्रकार डा डा ढा इन सब की अशुद्धियाँ हैं। मिश्र जो व्यंजन है उनमें अशुद्धियाँ हैं। वा और बा की अशुद्धियाँ हैं। अल्पप्राण महाप्राण की अशुद्धियाँ हैं। बेसिक आप लिख सकते हैं। फिर है पढ़ते समय जो पढ़ने की मुद्रा है और ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उनको स्पष्ट लिखिए, तो आप क्या कहेंगे कि पढ़ते समय विद्यार्थी की आंख और शरीर के अन्य अंग का संचालन, उसके बैठने या खड़े होने की मुद्रा सही होनी चाहिए। आंख से पुस्तक की दूरी लगभग 130 डिग्री का कोण बनाते हुए होनी चाहिए और यहाँ पर जो दूरी है कम से कम 1 फुट की या 25 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं। फिर है प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो आप कहेंगे कि अक्षर विन्यास की अशुद्धियों के कारण की जाने वाले और उनको दूर करने के समुचित प्रयास करेंगे, जैसे शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास कराएंगे बच्चों को। 12 खड़ी का अभ्यास कराएंगे। 12 खड़ी क्या होता है? जैसे कोई भी लिख दिया गया, 4 लिख दिया गया, तो इसमें सभी मात्रा छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा पूरी आप अंगा तक लगाकर दिखाते हैं, तो इसे हम 12 खड़ी का अभ्यास कहते हैं। फिर है व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए, लिपि का समुचित ज्ञान होना चाहिए, वचन वाचन अभ्यास कराएंगे, मतलब ये सारी चीजें बच्चों को कराएंगे। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराएंगे। शारीरिक उपचार हो गया, शब्द पुस्तिकाएं बनवाना हो गया, अध्यापक का व्यवहार अथवा व्यक्तिगत ध्यान हो गया, शब्दकोश के प्रयोग पर बल हो गया। तो ये सभी पॉइंट आपके हो जाएंगे। इसका वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। इसी प्रकार आपको मैं जल्द ही शैक्षिक प्रबंधन पेपर से पहले ही, चाहे वो आपका रात में वीडियो हो या शाम हो, पर पेपर से पहले ही आपको शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन वाला जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर जो है वो कर दीजिएगा ताकि सब लोग प्रैक्टिस कर सकें। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण और वर्णमाला में को परिभाषित कीजिए। वर्ण आप जानते हैं कि भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। इस टाइप से डेफिनेशन कहेंगे। वर्णमाला की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्वर हो गए, अयोग व्याह हो गए, इस टाइप से भी आप इन्हें दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार व्यंजन में तो ऊपर मैंने आपको बताया था का गा, ये सारे वर्ग हो गए, का चा, इस टाइप से इसको याद ही रह सकते हैं। का चा टा तप्पा, कटप्पा से मिलता जुलता है आपका। फिर अंतस्थ में यारा लावा आते हैं, उसमें शा शा शाहा आते हैं। द्विगुण व्यंजन में डा डा, ये सब आपके बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन में छत्र ज्ञा और श्रा आते हैं। अनुस्वार में आपका बिंदी मैंने बताया था। विसर्ग में आपका इस टाइप से आता है और अनुनासिक में चंद्र बिंदी आती है। फिर है वाक्य किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे शब्द या पदों के ऐसे मेल को जिसमें पूर्ण अर्थ का ज्ञान हो उसे हम वाक्य कहते हैं। बाकी सारी चीजें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमारी काली गाय है, ये क्या है? एक वाक्य है। फिर वाक्यांश क्या होता है? तो जिस सार्थक पद समूह में भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। फिर आपका कहेंगे कि वाक्यांश को आप ऐसे भी कह सकते हैं वाक्यों का अंश, तो उससे आप कहाँ पर पूर्ण अभिव्यक्ति कर पाएंगे? जो वाक्य पूरा कंप्लीट अगर उसका अंश आप ले लेंगे। फिर आपका कहेंगे अगला संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य को उदाहरण देकर समझाइए। तो संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त होगा तो अंधकार भी हो जाएगा, इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो ये सब क्या है? मैंने ऊपर बताया था संकेतवाचक वाक्य। और आज्ञावाचक क्या होता है? जिसमें आज्ञा की बात हो, जैसे कि बसंत तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, आप अब बैठ सकते हैं। तो मेन आज्ञा तो आप नाम से समझ रहे, संकेत ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे पर डिपेंड होता है संकेत में। फिर बात करते हैं विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्य में अंतर। देखिए मैंने इसीलिए सभी प्रकार बता दिए थे। 2016-18 में 2-2 बार पूछा गया है वाक्यों के प्रकार में। तो जिन वाक्यों में निषेध, विधान मतलब क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, काम का करना हो रहा है। लता गीत गाती, काम का करना हो रहा है। इसी प्रकार निषेध, निगेटिव, नाम ही से समझ में आ रहा है। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान
उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है तो काम का ना करना निषेधवाचक वाक्य है। लता गीत नहीं गाती, काम का ना करना। तो निषेधवाचक और विधानवाचक दोनों ही नाम से समझ में आ रहा है। अगला है शब्द किसे कहते हैं। 2018 में आया था क्वेश्चन। तो शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और परिभाषा जरूर सबकी रट के रखिए। जैसे कि निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि मोहन, पुस्तक आदि, ये सब क्या है, शब्द हैं। फिर बात करते हैं उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के प्रकार। तो देखिए इनकी बात पे ध्यान ना दीजिए। इन्होंने क्या कहा है उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं उससे। जब भी बात की जाती है शब्द की तो आप चार आधार पर डिवीजन करते हैं। सबसे पहला होता है आपका उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास या उद्गम, इस टाइप से आप कहेंगे। तो पहला क्या होगा, उत्पत्ति, पहला आएगा उत्पत्ति में, ठीक। फिर आप बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरा आपका होता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। दूसरे में क्या आएगा, रचना। फिर तीसरा आपका आधार होता है रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन। तो आप यहाँ पर रूप या प्रयोग लिख सकते हैं, ये आपका तीसरा हो गया, या प्रयोग भी लिख सकते हैं। और चौथा आपका होता है अर्थ के आधार पर। अब इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, चारों को समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो आप कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर। कुछ भी पूछा है कंफ्यूज ना होइएगा। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर चार प्रकार होते हैं। एक तत्सम होता है जो कि आपके संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव आपका हिंदी के देशज देसी शब्द, और विदेशज या विदेशी जो कह सकते हैं विदेशी भाषाओं से जन्मे हैं। आगत का अर्थ होता है मतलब आया हुआ, तो विदेशी आगत करके भी इन्हें पढ़ते हैं। इन्हें मैं आपको तीनों नाम बता रहा हूँ। पहला होता है इनका नाम विदेशज, फिर होता है विदेशी, और तीसरा आगत। आगत भी विदेशी को ही कहते हैं। तो आगत पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा। कुछ एग्जाम्पल जैसे आप कहेंगे तो तत्सम में अग्नि हो गया, और तद्भव में उसी का आग हो गया। देशज में आप कहेंगे जैसे कि गड़बड़ है, थैला है। और विदेशज में आप कहेंगे कि जैसे कि आपका हॉस्पिटल है, कैप्टन है। ये सब आपके शब्द हो जाएंगे। तो पहला आपका किसका आधार हुआ, आपका उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास का हुआ। फिर बात करते हैं हमारा दूसरा, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। दोनों ध्यान रखिएगा, रचना या बनावट के आधार पर आप क्या कहेंगे। तीन टाइप होते हैं। एक आपका होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है आपका योग रूढ़। तो ये तीन होते हैं जब आपसे पूछे जाएंगे रचना या बनावट के आधार पर। फिर आप बात करते हैं तीसरे, अच्छा इनके बारे में भी। रूढ़ क्या होता है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे चावल आप बांट ना सकें। यौगिक क्या होता है, आप कहेंगे जो दो शब्दों से मिलकर बने, जैसे कि विद्यालय, विद्याधन आलय। इसी प्रकार बात करते हैं योग रूढ़। तो योग रूढ़ वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करें। जैसे बहुब्रीहि समास में आप देखते हैं सेम वैसे यहाँ पर होगा। जैसे पीताम्बर इसका एग्जाम्पल हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि दो शब्दों से मिलकर बना शब्द, परंतु प्रयोग हुआ हो दोनों शब्द के अर्थ के भिन्न या अर्थ से अलग, तो वो आपका इसमें आएगा योग रूढ़ में। तो ये दो आधार हो गए, पहला वाला और दूसरा वाला। तीसरे की बात करते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर आपके दो टाइप होते हैं। एक आपका विकारी होता है, एक आपका अविकारी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। तो रट के रखिएगा, मैंने केवल इसीलिए हेडिंग रटने को कहा है। और चौथा आपका होता है अर्थ के आधार पर, जिसको हम कहते हैं एकार्थी और अनेकार्थी। तो ये चार टाइप होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करने के लिए बोल देता हूँ। सबसे जो पहला प्रकार होगा वो होगा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, जो कि आपका तत्सम, तद्भव, देशज। अब जैसे देसी विदेशी शब्द है, कहीं ना कहीं से उनकी उत्पत्ति तो हुई है, तो उस टाइप से थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ के याद रखिए। फिर दूसरा वाला जो है आपका रचना या बनावट। तो जो यौगिक हैं जैसे बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो रचना तो कर रहे हैं आप। इसी प्रकार आपका रूप या प्रयोग के आधार पर आप कहेंगे विकारी, अविकारी। विकारी क्या होता है, जो शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं लड़का पढ़ रहा है, तो जब आप लिंग परिवर्तन करते हैं तो लड़की पढ़ रही कहते हैं, तो ये क्या है, विकार उत्पन्न हो रहा है। अविकारी में ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार का ना बदले। जैसे आज है तो आज का आप चेंज करेंगे लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर, तो वो आज आज ही रहेगा। तो ये आपका अविकारी में आता है। तो सभी मैंने बता दिए। और चौथा वाला है अर्थ के आधार पर। ये मैंने आपको बताया एकार्थी और अनेकार्थी। एकार्थी जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकले, अनेकार्थी एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे हार अनेकार्थी में होता है, हार का अर्थ गले की माला भी होता है और पराजय वाला भी हार होता है। तो सारी चीजें मैंने बता दी, इन सबको मैं स्किप करता हूं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है ध्वनि। ध्वनि से क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाला शब्द ध्वनि है। ध्वनि की परिभाषा भी है, तो आप लिख सकते हैं। फिर है आपका स्वर अथवा व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अब स्वर में भी डिवीजन अलग अलग होता है। यहाँ पर तो इन्होंने सिंपल लिख दिया है, किसके आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीसरा प्लुत होगा। ये जो आधार होता है ये आपका होता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ह्रस्व में क्या होता है, जहां पर कम बोलने में समय लगे, एक मात्रा का, जहां इसी को हम एक मात्रिक भी कहते हैं। तो आ, ई, उ, री, ये चार होते हैं।
प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, तो चारों ध्यान रखिएगा। दीर्घ में क्या होता है, जहाँ पर एक दो मात्रा का समय लगे, तो आप कहेंगे बड़ा, बड़ी, बड़ा हो, इस टाइप से। ये सभी मूल जो स्वर थे इन्हीं के योग से जो है वो बनते हैं, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, ये भी नाम ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा प्लुत स्वर, जिनमें आप कहेंगे दो से अधिक तीन मात्रा का समय लगे, तिगुना समय लगे, जैसे पहचान के लिए स्वर के पीछे ये तीन टाइप से संख्या लिखी होती है, चिन्ह लगाया जाता है, एग्जाम्पल में हम ओम कह सकते हैं। तो ये जो आधार है, ये आपका मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर है, इस चीज को ध्यान रखिए। इसी में अच्छा मैं आपको और भी बता देता हूँ आधार। जब आपसे कहा जाए जीभ के आधार पर, तो आप कहते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जब आपसे कहा जाए मुख विवर के आधार पर बताइए, तो आप क्या कहेंगे, मुख विवर के आधार पर आपका विवृत, अर्धविवृत, अर्ध समृत और समृत, ये आपके मुख विवर के आधार पर होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए ओठों की स्थिति के आधार पर, तो आप कहेंगे आवृत्तमुखी होता है और वृत्तमुखी होता है। फिर आपका कहेंगे हवा जो है उसके नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, तो आप कहेंगे निरनुनासिक और अनुनासिक। मैं सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको हिंदी में भी हेल्प हो और यहाँ भी हेल्प हो। और इसी प्रकार आपका घोषत्व के आधार पर भी होता है, जो कि आपका अघोष सघोष डिवीजन होता है। बढ़ते हैं अगले व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन आप जानते हैं कुल 33 होते हैं, इनकी श्रेणियां तीन टाइप, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये व्यंजन के प्रकार हो जाएंगे। स्पर्श में आपका अर्थ ही होता है छूना, तो ये जो जितने भी वर्ग हैं कंठ, तालु, मूर्धा, सब इसमें पूरे आते हैं। इनकी संख्या टोटल 25 है, का से लेकर माँ तक इसका इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं। अंतस्थ में आप जानते हैं 11 अलावा 4 आते हैं। और अर्थ क्या होता है अंतस्थ का, मध्य में अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। फिर ऊष्म की बात करें, तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं। फिर ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व कौन से हैं, तो जैसे आप कहेंगे स्पष्टता हो गया, सार्थकता हो गया, शुद्धता हो गया, तरंगता हो गया, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी इसके आवश्यक मूल तत्व हैं। देखिए 2016 में आया भी था। फिर बात करते हैं उच्चारणोपयोगी अव्यय श्वास नली का वर्णन कीजिए। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न जो है आपका उच्चारणोपयोगी अव्यय जो है श्वास नली वर्णन। ये तो मैंने आपको प्रश्न बोल के बताया, तो इसी में आप लिखेंगे कि नासिका से वायु फेफड़ों तक पहुंचती है, श्वास नली के मार्ग से पहुंचती है, इस टाइप से बेसिक चीजें। किसी भी प्रकरण को सुनने से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सुनकर समान ध्वनियों में विभेदीकरण कर सकें, सुनकर शब्द के प्रसंगानुसार अर्थ को ग्रहण कर सकें, वाक्यों को सुनकर उसके अर्थ को समझ सकें, बेसिक चीजें हैं। बलाघात, अनुतान, आरोह अवरोह आदि व्यक्ति के जो भाव उनको समझ सकें, सुनी हुई कहानी कविता के भाव को ग्रहण कर सकें, ये सारी चीजें। फिर है स्वर का प्रायोगिक अवश्य स्पष्ट कीजिए, तो आप लिख सकते हैं स्वर की परिभाषा वगैरह। इसमें हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो आप कहेंगे इस टाइप से छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस टाइप से लिख सकते हैं। टोटल 11 स्वर होते हैं, कहीं कहीं 13 लिखे होते हैं, पर 11 ही माने जाते हैं। फिर उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, और 2019 में आया था और 2016 में स्वर भेद के कितने कितने आधार पर डिवीजन किया गया। तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर अभी कि उच्चारण मात्रा के आधार पर, ये सब मैंने आपको बता दिया। लुप्त स्वर क्या होता है, दो मात्राओं से अधिक समय, ये लुप्त नहीं होता, आपका प्लुत होता है। देखिए गलती लिखी हुई यहाँ पर, ओडम दो मात्राओं से अधिक समय लगे, हो सकता हो संस्कृत में होता हो इसका प्रयोग, पर हिंदी में आपका नहीं है। तो हिंदी में ही हम इनको ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत पढ़ते हैं, तो वो आपका वहां पर जो मैंने ऊपर बताया था वो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइए। व्यंजन की परिभाषा बता दी मैंने ऊपर। श्रवण कौशल क्या होता है, सुनना एक एक श्रवण कौशल में आता है, यही मेन आपको ध्यान रखना है। मौखिक भाषा का पहला कौशल है श्रवण कौशल। ये चार होते हैं कौशल, एक होता है एल, एक होता है एस, एक होता है आर, एक डब्ल्यू। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो पहला कौन सा है, लिसनिंग है, यानी कि पहला कौशल श्रवण कौशल है, सुनना। फिर बात करते हैं कहानी शिक्षण की विशेषताएं, तो आप कहेंगे विशेषताओं में, विशेषताएं यहाँ पर जो बेसिक हैं कि अब बच्चे में सृजनात्मक चीजें आ रही हैं, सूझबूझ के साथ पढ़ाई कर रहा है, लिख सकते हैं। कहानी से लाभ क्या होते हैं, कहानी शिक्षण से तो ज्ञान को सरल रोचक बन रूप में प्रस्तुत किया जाता है, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे इनका ज्ञान कराया जा रहा है, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराया जा रहा है, छात्रों में विचार, कल्पना, तर्क शक्ति, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति आ रही, भावात्मक चारित्रिक भावनाएं आ रही हैं, बेसिक बेसिक चीजें जो आप लिख सकते हैं। और भी ऐसे पॉइंट हैं, इन पॉइंट को याद बहुत जल्दी है कर लीजिए, क्योंकि जब आप प्रश्न लिखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो याद नहीं आता है आपको क्या पॉइंट लिखें। तो इनसे आपको ये जो गिनी चुनी चीजें हैं, जैसे रुचि, जिज्ञासा उत्पन्न करना, सामाजिकता की भावना, ये आपको दिमाग में रहने चाहिए। संवेग और मनोवृत्ति का ज्ञान होना, जाति धर्म के प्रति स्थायी चरित्र निर्माण करने में सहायता, ताकि कोई भी प्रश्न आप बनाकर लिखें तो यहाँ पर उसके आधार पर लिख लें। अगला है उच्चारण काल के आधार पर ध्वनियों को स्पष्ट कीजिए, मैंने ऊपर सब आपको बता दिया। फिर आपका उच्चारण शुद्धता को समझाइए, तो आप कहेंगे उच्चारण का किसी भी भाषा के अंतर्गत विशेष महत्व होता है,
और भाषा के शब्दों का सही उच्चारण उस भाषा के परिनिष्ठित रूप को व्यक्त करता है। और नीचे लिखा है कि किसी भी बात के कहने के तरीके मात्र से उसमें निहित जो भाव है बहुत हद तक व्यक्त हो जाता है। जैसे कल तुम्हें बाहर जाना है, फिर कल तुम्हें बाहर जाना है क्वेश्चन मार्क लग गया है, या पहला वाक्य आदेशात्मक है और दूसरा प्रश्नसूचक है। तो देख रहे हैं मात्र प्रश्न वाचक चिन्ह लगाने से पूरा उसका अर्थ बदल गया। तो यही उच्चारण शुद्धता का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। एग्जाम्पल भी ऐसे आप बता सकते हैं। फिर है शुद्ध उच्चारण अभ्यास के लिए कक्षा शिक्षण में कौन से किए जाने वाले प्रयोग होते हैं। तो आप कहेंगे भाषा प्रयोग के प्रयोग, भाषा जो प्रयोग है उसका प्रतिभागियों को समक्ष ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। प्रतिभागी जो है वो यदि सब किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उसका खंड खंड उच्चारण कराना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको। फिर इसी प्रकार ध्वनियों के उच्चारण से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण कराना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते या बोलते समय बीच में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद ही अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। इसी प्रकार डा और ड़ा के उच्चारण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। संयुक्ताक्षर जो है उन पर ध्यान देना चाहिए। बेसिक चीजें हैं। फिर है ध्वनि लिपि शिक्षण जो है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो आप कहेंगे दिशा निर्देश में यही है कि अध्यापक को प्रारंभ में बालकों से वर्ण लिखाना चाहिए जो खड़ी शैली में हो, फिर सीखने में सरल हो, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाना चाहिए चित्र पठन के रूप में। फिर 3 वर्ड और 1 मात्रा, मतलब क्या है, पहले छोटी चीज सिखाएंगे, फिर उससे ज्यादा बड़ी, फिर उससे बड़ी। फिर विराम चिन्ह का अर्थ बताइए। तो विराम चिन्ह आप जानते हैं रुकने के लिए यूज होता है। भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए विराम चिन्हों का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। रोको मत, कॉमा जाने दो, और रोको मत जाने दो। तो केवल कॉमा बदलने से यहाँ पर देखिए पूरा अर्थ बदल गया। ये एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका सही रहेगा। फिर पूर्ण विराम को परिभाषित कीजिए। तो आप जानते हैं पूर्ण विराम का यूज सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे कि सोहना विद्यालय जाती है तो पूर्ण विराम लग गया। हमें विश्वास है कि भारत आगे बढ़ेगा, पूर्ण विराम लग गया। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? जहां पर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम्हारा पता क्या है, आजकल नेता भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर ही चुनाव लड़ते हैं, इस टाइप से। अर्धविराम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो आप कहेंगे वाक्य में पूर्ण विराम से कम ठहरने के लिए अर्धविराम का यूज किया जाता है। इसका यूज कुछ सीमित स्थितियों में होता है, जैसे कि किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरणवाचक जैसे शब्द के पूर्व नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि विवेक, हिमालय, दिल्ली आदि। समानाधिकार जो वाक्य हैं उनके बीच में होता है, जैसे कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का उद्घोष लोकमान्य तिलक ने किया। फिर उसके बाद अर्धविराम, उन्होंने ही देश को स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा ताकि इसमें आए तो आप लिख ले जाएं। कोष्ठक के चिन्हों का वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं कोष्ठक 3 टाइप के होते हैं। कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी अलग पृथक की जा सकती हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो क्रमवाचक वाक्य अक्षरों के साथ का, खा, गा, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। कोष्ठक ध्यान रखिएगा ये 3 टाइप के होते हैं। फिर है प्रशिक्षण चार्ट पर विराम चिन्हों का यूज करके किस प्रकार आप लिखेंगे, उदाहरण सहित यहाँ पर लिखना है विराम चिन्हों के भेद और उनके संकेत। तो ये आपको रटे होने चाहिए जितने विराम चिन्ह होते हैं। हर साल विराम चिन्हों से भी एक प्रश्न अवश्य आता है। अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, ये साथ में इस एग्जाम्पल भी लिखे हैं। प्रश्नवाचक हो गया, विस्मय बोधक हो गया, अर्ध विराम हो गया, अवतरण चिन्ह हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको कहा जरूर ध्यान रखिएगा। अवतरण मतलब वही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल और डबल। होते ये केवल इतने नहीं है, होते आपके ज्यादा हैं, 20-21 तक होते हैं। कामता प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने बताए थे। कामता प्रसाद गुरु जो है उन्होंने बताए थे। कितने बताए थे विराम चिन्ह? संख्या हो सकता है पूछ ली जाए तो 20 विराम चिन्ह जो है वो बताए थे। एक बार मैं जल्दी में नाम बता देता हूँ। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह जिसे हम विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं, फिर निर्देशक चिन्ह जो इस प्रकार से डैश होता है, फिर इसी को ही संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, फिर आपका कोष्ठक वो ब्रैकेट हो जाएगा, अवतरण मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वाले जो है आते हैं, कॉमा नहीं केवल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उप विराम जो आपका इस टाइप से होगा, अपूर्ण विराम भी हम कहते हैं, फिर विवरण चिन्ह आपका होता है जब किसी प्रकार से यूं दर्शाते हैं, फिर आपका पुनरुक्ति सूचक होता है इस टाइप से। इसी प्रकार लाघव चिन्ह होता है, डॉक्टर वगैरह में हम लिखते हैं, फिर पाद चिन्ह होता है डैश छोटा, फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है इस टाइप से। इसी प्रकार आपका पाद बिंदु होता है जो डिवाइड के तरीके से होता है, फिर हंस पद कोई चीज छूट जाती है तो इस प्रकार से एरो बनाकर लिखते हैं, फिर टीका चिन्ह होता है जो लास्ट में प्लस प्लस 2 करके इस प्रकार से लिखते हैं, तुल्यता सूचक होता है जब आप बराबर का चिन्ह लिखते हैं, और लास्ट में आपका हो जाएगा समाप्ति सूचक जो आप कहेंगे इस प्रकार से 0 डैश 0 करके आप लिखते हैं ना, वो आपका होता है। तो आपके टोटल नाम हो गए। देखते हैं हमारा अगला विस्मय सूचक चिन्ह क्या है। तो आप कहेंगे हर्ष, घृणा, भा, ये मैंने ऊपर बताया था प्रश्न आप लिख सकते हैं। फिर योजक चिन्ह, ये मैंने बताया इस प्रकार से योजक या विभाजक चिन्ह होता है।
तुलनात्मक सा सी से के पहले भारत सा भाई सीता सी पत्नी इसमें यूज होता है। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में रात दिन भूखा प्यासा भाई बहन इनमें यूज होता है। अक्षरों में लिखी जाने वाली जो संख्याएं हैं उनके अंश है उनके बीच में यूज होता है, जैसे एक चौथाई एक तिहाई। मध्य के अर्थ में भी होता है, जैसे अंगद रावण संवाद। इसी प्रकार द्वित में भी होता है, जैसे कि जब तब। द्वित क्या होता है, जब एक ही जैसे इस टाइप के होते हैं, जब जब घट घट गाते गाते धीरे धीरे इस टाइप से। अगला विलोम शब्द क्या है, जो विपरीत अर्थ प्रकट करें, जैसे कि अल्पायु का दीर्घायु, अमृत का व्यस, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अंत आदि, अमावस्या पूर्णिमा अस्त उदय। इसी प्रकार बहुत से दे रखे हैं, पर मैं गिने चुने आपको यहाँ पर ऊपर वाले ही बता दिए। उल्लास का विषाद होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ है, जंगम स्थावर, तिमिर प्रकाश, तुकांत तुकांत, नूतन पुरातन, निर्दोष सदोष। फिर आपका है समानार्थी अर्थ का आशय, जो समान अर्थ प्रकट करें, जैसे कि आपका पर्यायवाची में आप देखते हैं अग्नि का पावक आग वगैरह हो जाता है, तालाब का सर सरोवर जलाशय हो गया, पेड़ का तरु रच पादप हो गया, संध्या। स्पीड में मैं जानबूझ के चल रहा हूँ ताकि आप लास्ट टाइम इसे रिवीजन करें, ऐसा ना हो कि 2 घंटे का वीडियो बन जाए। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय में चीजें आपको दे सकूँ। कुछ लोग यही कहेंगे कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, फास्ट में जानबूझ के चल रहा हूँ। अगला देखते हैं तुकांत शब्द पर विचार अपने। तो तुकांत मतलब वो होते हैं जिनके आखिरी स्वर सहित वर्ण को दोहराते हुए नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि खट झट पट नष्ट इस टाइप से, दाम नाम शाम माई इस टाइप से, ये तुकांत। अतुकांत जिसमें ना मिले इस प्रकार से तुक, वो आपका तुकांत में आएगा। समान ध्वनि वाले शब्द कौन से होते हैं, जो आप कहेंगे प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वर्तनीगत भिन्नता रखते हुए उच्चारण में समान होते हैं। जैसे कि आपका ये आपका कर्म पढ़ते हैं, इसे क्रम पढ़ते हैं, तो इसका कार्य होता है, इसका सिलसिला होता है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए। निशाकर चंद्रमा, निशाचर राजचर, नारी स्त्री, नाड़ी अनब्ज। फिर घोष आघोष ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप कहेंगे ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर निकट रहती हैं, जिसमें कंपन या तरंग पैदा होता है, वे घोष ध्वनियां होती हैं। और कौन कौन सा, इस वर्ग का तीसरा, प्रत्येक जो वर्ग है उसका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और साथ ही साथ 11 अलावा कुल में, और हाँ ये कुल मिलाकर 31 वर्ण घोष आपके कहलाते हैं। अघोष में क्या है, इसमें उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर रहती हैं तथा कंपन नहीं होता है, इस प्रकार की ध्वनियां अघोष होती हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ग, तो यहाँ पर देखिए तीसरा चौथा पांचवा आ रहा है, तो इसमें पहला दूसरा आ जाएगा। देवनागरी लिपि आप जानते हैं हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, इसका जो विकास है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। गुरुमुखी मुंडा कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी से ही विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए ताकि देवनागरी से कोई प्रश्न आप कर ले जाएं। तो देवनागरी लिपि में ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है, इसकी लिखावट उच्चारण युक्त है, और देवनागरी लिपि में सी ध्वनि के लिए का और शा दो ध्वनियों का यूज किया जाता है, जैसे कैप हो गया, सिनेमा हो गया। इसी प्रकार देवनागरी लिपि में एक अन्य प्रमुख विशेषता ये भी कि इसमें वर्णों का उच्चारण निश्चित होता है। फिर अंग्रेजी रोमन लिपि में बॉटम गैस ऑल आदि में संयुक्त वर्णों का स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जाता है, इस टाइप से। बिना पाई वाले वर्ड इस टाइप से होते हैं जिनमें कोई भी पाई ऊपर नहीं लगी होती, जैसे हम लिखते हैं ना कि के हो गया, तो के में आप देखते हैं ऊपर पाई लगाई जाती है, तो ये आपको लिखने हैं बिना पाई वाले वर्ड, जिसमें कोई ऊपर मात्रा आप देख रहे हैं। पाई मतलब ये ऊपर वाली नहीं, मैंने यहाँ पर एक चीज मिस की। पाई मतलब ये नीचे वाली पाई, मतलब जैसे हम लिखते हैं छोटा आ, तो देखिए ये खड़ी पाई आ रही है, ये इस टाइप को लेकर पूछा गया है। तो देखिए इसमें कहीं पर भी इस टाइप की पाई नहीं आ रही है जो इस प्रकार से खड़ी हो। तो छा टा ठा इनमें ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी पाई वाला वर्ड नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि छोटा हो गया का आप लिखते हैं, तो का में देखिए बीच में ये इस प्रकार से खड़ी पाई आ रही है। फिर विशिष्ट वर्ण आपका रा होता है। संयुक्त करने के नियम कुछ होते हैं, वो आप लिख सकते हैं। इसमें कहानी कथा लिखी है। आरंभिक स्तर पर लेखन प्रारंभ करते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए, वो ऊपर हमने तो बताई थी, वो इसमें लिख सकते हैं कि देवनागरी लिपि लिखने के लिए लकड़ी की बनी हुई मजबूत चौरस आकार की चिकनी तख्ती होनी चाहिए। बच्चा लिखते समय कुर्सी जमीन पर बैठे तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दूरी उचित होनी चाहिए, जीभ से लगभग 1 इंच से लेखनी जो है उसको लिखने के बाद जीभ से लगभग 1 इंच से ऊपर पहली और दूसरी उंगली के बीच रखकर अंगूठे से दबाना चाहिए। मेन कहने का मतलब है कि कलम सही पकड़ने का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। यही सारे सुलेख लिखे, लेखन का अभ्यास करें। फिर क्या है, शुद्ध सुडौल और आकर्षक लेखन में अनुलेख सुलेख और श्रुतिलेख पर आपको बताना है। तो अनुलेख क्या होता है, अनुलेख का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा पहले से लिखा हो वैसा ही लिखना। अनुलेख के अंतर्गत बच्चे उसी प्रकार लिखते हैं जैसे कि सुलेख में अध्यापक ने लिखा हो, अथवा बच्चा हल्का फुल्का क्या होता है लिखा हुआ जो डॉट 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 है लेख पर कलम फेर कर लिखने का अभ्यास करते हैं। सुलेख की बात करें तो सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगाए, इसका अर्थ होता है सुंदर अथवा श्रेष्ठ लेख। तो भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डलानी चाहिए, वो आपका सुलेख हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं सुलेख के कि कलम सही से पकड़े, खुरदरे और रद्दी कागज का यूज ना करे, सुविधा के अनुसार निश्चित कर ले कि बच्चा बाईं ओर अच्छा लिखता है या दाईं, इस टाइप से बेसिक चीजें हैं।
कि जैसे हाथ को ढीला नहीं छोड़ें ताकि अक्षर भद्दे ना बने। यदि किसी बच्चे का लेख खराब है तो उसे कलम के द्वारा धीरे-धीरे लिखने का अभ्यास दें, ये बेसिक चीज़ है। श्रुतलेख क्या होता है? श्रुतलेख और अनुलेख में अंतर भी पूछा गया 2019 में। तो श्रुतलेख होता है सुनकर लिखना, इसे श्रुतलेख भी कहते हैं। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, तब उसे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा दी जाती है। आजकल शिक्षक के स्थान पर ग्रामोफोन अथवा टेप रिकॉर्डर का यूज़ भी किया जा रहा है। ये होता है श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। अनुलेख मैंने ऊपर ही बता दिया था कि जैसा पहले से लिखा हो वैसा ही लिखना, वही बेसिक चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। वस्तुतः अनुलेख सुलेख लिखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके बच्चे अपने लेख को सुधार सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। गणित क्या होता है? तो ये एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है, सत्यता या असत्यता की परख होती है, तार्किक क्षमता का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, रटने पर कम बल होता है, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, मस्तिष्क को अनुशासित करता है। तो बेसिक बेसिक चीजें आप लिख सकते हैं। बाकी आपको पॉइंट मन से ही लिखने हैं, मस्तिष्क को अनुशासित करता है ये सब। संख्या क्या होता है? इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाता है। कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वो संख्या है। जिस प्रकार संख्या लिख सकते हैं उदाहरण में लिख सकते हैं। संख्या रेखा इस टाइप से होती है, जीरो से इधर माइनस में संख्या उधर प्लस में संख्या। पूर्णांक संख्याओं को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। छोटे बच्चों को गिनती सिखाने की एक शैक्षिक गतिविधि लिखिए और गिनती सिखाने संबंधी बातें बताइए। तो आप लिखेंगे कि बालकों को गिनती और संख्या के प्रत्ययों का अध्यापन कैसे किया जाए, छात्रों को सीखने की रुचि किस प्रकार की हो, किस माध्यम से जल्दी सीख जाते हैं। ये सब क्या है कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और विधि तो आप लिख ही सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप बच्चों को सिखा सकते हैं। गणित शिक्षण का अध्ययन अध्यापन का उचित समय कौन सा है, बालक औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त क्या क्या सीख सकता है, ये सब। फिर 1 से 9 तक की संख्याओं को वास्तु चित्रों की सहायता से गिनने पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को वस्तु चित्रों के माध्यम से गिनती का ज्ञान किस प्रकार कराया जाता है वो यहाँ पर लिखा गया है। फिर है प्राकृत संख्याएं क्या हैं, आप जानते हैं 1 2 जितनी गिनती वाली संख्या होती है इसमें शून्य नहीं आता, माइनस की संख्या नहीं आती, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है? तो बालकों को ये बात सिखानी होती है कि संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, घटते हुए क्रम को अवरोही कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर बात करते हैं खाली स्थान में ठीक पहले की संख्या लिखी है। तो आप जानते हैं किससे पहले 20 आएगा, बेसिक चीजें हैं। गणित की संक्रियाएं क्या होती हैं? ये 4 होती हैं, गुणा घटाना जोड़ भाग। ध्यान रखिएगा ये गणित की संक्रियाएं होती हैं। कई बार क्या होता है जानते तो आप सब हैं पर यहाँ संक्रिया पूछ लिया गया, अब आप सोचते हैं यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो इसलिए मैं केवल और केवल मेन मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं बिना हासिल का जोड़। इस टाइप से आपसे पूछा जाए तो ये तरीका तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में इस टाइप से क्रिया विधि भी लिखेंगे। सबसे पहले इकाई को इकाई से जोड़िए, उसके बाद दहाइयों को जोड़िए, फिर सैकड़ों को जोड़िए, इस टाइप से। फिर बात करते हैं आपका शून्य की विशेषता। ध्यान रखिए किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वो संख्या का 10 गुना हो जाता है। 2 के दाहिनी ओर शून्य रखेंगे तो 20 हो जाता है, तो ये उसका 10 गुना है। फिर आप क्या कहेंगे किसी संख्या में अन्य संख्या जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, किंतु शून्य जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है, पर 0 घटाने पर संख्या वैसी ही रहती है। शून्य में से कुछ घटाया नहीं जा सकता, शून्य से कुछ गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है और शून्य से भाग भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शून्य से अगर भाग देंगे तो आपका अपरिभाषित या इनफाइनाइट आप कहेंगे आता है। इकाई का अभिप्राय क्या है? एक सी वस्तुओं के समूह में किसी एक वस्तु को उस वस्तुओं के समूह की इकाई कहते हैं। पेंसिल का समूह, एक पेंसिल, इस टाइप से आप कह सकते हैं। दहाई की बात करें तो दहाई में आप कहेंगे 9 दहाई में एक दहाई इकाई जोड़ने पर 10 इकाइयां या एक दहाई हो जाती है। और इसी प्रकार 20 इकाई को 2 दहाई, 30 इकाई को 3 दहाई, 40 इकाई को 4 दहाई और 50 इकाई को 5 दहाई कहा जाता है। दहाई आप जानते हैं, और इस पे बेस्ड बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं कि ये दहाई से इतना हो गया। आप जानते हैं नॉर्मल 1 इकाई 10 दहाई वो सारी चीजें। फिर है भाग की संक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। तो जानते हैं भाग बंटवारा होता है, इस प्रकार से आप डिवाइड करके भी एग्जाम्पल दर्शा सकते हैं। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिखा होता है वो भाजक होता है, ये जो होता है अंदर ये भाज्य है, साइड में जो आ रहा है वो भागफल है, नीचे जो बच रहा है वो शेषफल है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो चीज ध्यान रखने वाली मैं उसको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। बाकी जो आप जानते हैं गुणा भाग वो तो आप लिख ही सकते हैं। स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर क्या होता है? तो किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे हम वास्तविक मान कहते हैं। जैसे कि 235 में 2 वास्तविक मान 2 है 2 का, और स्थानीय मान 200 है। इससे भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जैसे 235 दे रखा है, इसमें मैं 3 का आपसे कहूँ वास्तविक मान तो 2 ही, यानी कि 3 का वास्तविक मान तो 3 ही होगा, मतलब वही संख्या हो जाती है जब वास्तविक मान पूछा जाता है। और जब आपसे अगर ये 2 पूछ लिया गया इसका स्थानीय मान, तो उसके बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा देते हैं, 200 स्थानीय मान हो जाएगा। स्थानीय मान के निर्धारण को समझाइए, तो लिखा भी हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस टाइप से आप मैंने ऊपर ही बता दिया, आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का डिफरेंस कितना होगा? तो पहले वाले 6 का 1 6 होगा, इधर वाले का 600 होगा। तो
इस प्रकार से नहीं, इधर वाले का 3, अच्छा इन्होंने 3 का भी निकाला है, जबकि इसमें 6 के स्थानीय मान का पूछा गया, तो इन्होंने यहाँ पर प्रश्न गलत किया है। क्यों? स्थानीय मान का डिफरेंस पूछा गया है, इन्होंने तो उठा के तीनों को जोड़ दिया है। देखिए पहले वाले 6 का स्थानीय मान 6 होगा और दूसरे वाले का जो है वो 600 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया ना, तो इन्होंने क्या किया है, पहले का स्थानीय मान 6 का निकाला, फिर 3 का निकाला, फिर 6 का निकाला, फिर उठा के तीनों को जोड़ दिया। ये तो बिल्कुल गलत कर रखा है इन्होंने। इस टाइप से आप डिफरेंस निकाल लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न आपका, अधिगम में शारीरिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं? भाषा शिक्षण में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं? तो आप कहेंगे कि भाषा शिक्षण में छात्रों का शारीरिक दोष जैसे दृष्टि दोष, उच्चारण, अनुकरण, उनकी मुद्रा, इनके आधार पर कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की होती हैं, जैसे कि दृष्टि दोष हो गया, त्रुटिपूर्वक अनुकरण हो गया। इसी प्रकार आप कहेंगे, इनका सबका समाधान भी लिखा है, वो तो आप लिख सकते हैं, मैं केवल इसलिए हेडिंग बता रहा हूँ। उच्चारण दोष हो गया, श्रवण दोष हो गया। जैसे श्रवण दोष हो है किसी बच्चे को, तो छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान कराना चाहिए। ऐसे छात्रों की चिकित्सीय जांच कराकर श्रवण दोष आप दूर कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इन सभी पॉइंट के जो है वो बारे में लिख सकते हैं। फिर आपका है भाषा शिक्षण में संप्रेषण जो है उसकी समस्या और समाधान लिखिए। तो संप्रेषण की समस्या क्या होती है? जो संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन होता है उसका सही से नहीं यूज कर पाना। कई बार अध्यापक भी द्विअर्थी भाषा का यूज करके समस्या उत्पन्न कर देते हैं, तो वो संप्रेषण की समस्या में आता है। समाधान क्या है? अध्यापक का स्वर जो है वो सही होना चाहिए और द्विअर्थी शब्दावली का यूज कतई नहीं करना चाहिए। आरोह अवरोह को स्पष्ट कीजिए 2017, और ये प्रश्न आपका इस वीडियो का सेकंड लास्ट होगा। हाँ, ये आपका लास्ट है। हाँ ठीक है। तो आरोह अवरोह आपका स्पष्ट करना 2017 में आया था। तो पठन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब पोयम वगैरह पढ़ाई जाती है तो देखिए भाव के आधार पर ही, जैसे कोई वीरता संबंधी है पोयम तो उतना ही साउंड भी आपका ऊंचा हो जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, इस टाइप से होता है ना। तो वही आरोह अवरोह होता है कि पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश नहीं होता है, तब तक उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती है। तो वो ध्यान रखना चाहिए। आरोह अवरोह की कठिनाइयां क्या होती हैं? जब आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जहां पर आपको अपना साउंड तेज करना है, धीरे करना है, तो आप नहीं करेंगे। भाव को समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो कठिनाई आएगी। धारा प्रवाह का अभाव होगा। मूल भाग जो मूल भाव है इसके विपरीत पठन पढ़ेंगे, मतलब कहना कुछ और चाह रहा है और पढ़ अपने अंदाज में रहे, या कुछ और भाव समझ के पढ़ रहे हैं। धीमी आवाज में पठन करेंगे, अधिक तेज आवाज में पठन करेंगे, तो ये सब इसमें कठिनाइयां आ जाती हैं। देखते हैं अपना अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न हम इसके बाद आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन वाले भी सभी लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको करा दूं, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो और सभी लोगों को पेपर के लिए बेस्ट विशेष एडवांस में सभी लोग अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पेपर में यदि कोई भी प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, तो उस प्रश्न को खाली मत छोड़िएगा, उसमें अपने अनुसार शब्दों का चयन करके लिख कर अवश्य आइएगा। बात करते हैं लास्ट प्रश्न, आरोही क्रम क्या है? तो आप कहेंगे इस क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखा है। तो मैंने बताया था आरोही अवरोही दोनों, तो वही आप इसमें लिख सकते हैं। तो प्रश्न है आपका इस वीडियो का, जो कि आपको कमेंट में बताना है, वो प्रश्न ये है कि आपको बताना है एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं। ये आपका प्रश्न है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं। ये बेसिक चीजें अगर आपको आती हैं तो आप इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ऑप्शन देने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता है, फिर भी दे देता हूं। 1 दहाई होती है, 10 दहाई होती है, 100 दहाई होती है, या 1000 दहाई होती है? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को सभी के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।